तो डियर आप लोग को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए मेंटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ दोनों से एक एक प्रश्न को लिए हैं, ठीक है। और दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है, समझिएगा। चूँकि आप लोग को पता है कि कल जो है MSN 1 और MSN 2 कर दिए थे एक एक प्रश्न एक ही वीडियो में। तो आज है सैटरडे और इस हिसाब से मैं आपको मेंटल हेल्थ का और चाइल्ड हेल्थ का दोनों का एक एक प्रश्न यहाँ पे लेकर आए हैं। मेंटल हेल्थ का जो प्रश्न होगा यह यूनिट नंबर 5 का होगा और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो प्रश्न होगा वह यूनिट नंबर 4 का होगा। अब इसका जो यूनिट नंबर 5 है यह मेंटल डिसऑर्डर नाम है। इसका जो है आपका जो है क्या नाम है, बालक के बीमारी से संबंधित, ठीक है। चाइल्ड डिसऑर्डर के ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। दोनों के लिए वीडियो नंबर 16वां होने वाला है। तो चलिए इसको समझिएगा। पहला प्रश्न जो है वह है आपका स्किज़ोफ्रेनिया के केस में चिकित्सीय प्रबंध, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कोई स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है तो आप लोग को पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का मैं कारण बता चुका हूँ, लक्षण बता चुका हूँ, नर्सिंग प्रबंध बता चुका हूँ, प्रकार बता चुका हूँ। तो ओवरऑल सब कुछ बता चुके हैं। बस एक क्वेश्चन बच गया था, वो है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स चिकित्सीय प्रबंध, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है मेडिकल मैनेजमेंट पूछ ले या नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ ले, कोई भी मैनेजमेंट पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेडिकल मैनेजमेंट पूछेगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिजोफ्रेनिया के उपचार का वर्णन करेंगे। अगर आपसे सीधे मेडिकल मैनेजमेंट पूछ देगा या आपसे जो है इसका ट्रीटमेंट का जो है आपको पूछेगा, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए आपके सामने में है चिकित्सीय प्रबंध मेडिकल मैनेजमेंट। माय डियर, सिजोफ्रेनिया का निम्न उपचार किया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है, जो एक मानसिक रोग है, इसको हम निम्न तरीके से मतलब अलग अलग तरीक़ों से उपचार जो है कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा विधि है, देख लीजिए। पहला है, अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा हिंसक, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। तो उसका पहला ट्रीटमेंट जो देने का होता है वह अस्पताल में भर्ती करने के साथ ही शुरू होता है, ठीक है। तो यदि रोगी में हत्या या आत्महत्या जैसी हिंसक प्रवृत्ति हो तो उसे तुरंत अस्पताल में देखभाल के लिए भर्ती करना चाहिए। पहला है अस्पताल में भर्ती। अब कोई पागल व्यक्ति है, स्किज़ोफ्रेनिया वाला व्यक्ति है, तो हम लोग जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या क्या हो सकता है। व्यवहार परिवर्तन होगा, भ्रम आएगा, किसी पर शक करेगा, बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है। उसका व्यवहार परिवर्तन होगा तो हिंसक हो ही जाएगा। तो अगर रोगी बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने वाला हो जाता है, जिससे लगता हो कि वह स्वयं को या किसी दूसरे व्यक्ति को हानि कर सकता है, तो उसको जो है उस समय हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, ठीक है। तो यह अस्पताल में भर्ती कराने से जो है उससे क्या होता है, वो जो है उसे देखभाल शुरू होता है, ठीक है ना। तो पहला देखभाल, पहला जो मैनेजमेंट होगा अस्पताल में भर्ती करने पर, ठीक है। दूसरा है फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी का मतलब होता है कि औषधीय उपचार, ठीक है ना, दवाई से उपचार। तो अब कौन कौन से दवाई इसमें दिया जा सकता है, देख लीजिए। सिजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त रोगी को निम्न एंटीसाइकोटिक औषधि, एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो मानसिक रोगियों के लिए जो दवाई का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग एंटीसाइकोटिक कहते हैं। जैसे दर्द के लिए करते हैं तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक करते हैं ना, एनाल्जेसिक, ठीक है ना, एनाल्जेसिक करते हैं। अगर उल्टी को रोकना हो तो एंटी इमेटिक दवाइयाँ देते हैं, मतलब एंटी विरोध करता है, रोकता हो तो वो दवाई एंटी वाला होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको साइकोटिक मतलब क्या होता है, मानसिक रोग, ठीक है। अगर मानसिक रोगों को रोकना हो तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं। तो यह ड्रग जो है बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार, मतलब मानसिक क्षेत्र में जितना भी दवाई का उपयोग किया जाता है मानसिक रोगियों के लिए, वह सब के सब एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आता है, ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक अलग अलग ड्रग हो सकते हैं, ठीक है। एंटी एंजाइटी हो सकते हैं, एंटी जो है डिप्रेसेंट हो सकते हैं। अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से दवाइयाँ जो है उसके प्रभाव के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मानसिक रोग बहुत खतरनाक से लेकर बहुत दुखी वाला, बहुत शांत वाला भी होता है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसी में दवाइयों का चयन अलग अलग से करते हैं।
कुछ दवाइयाँ का उदाहरण दिया गया है, जैसे क्लोजेपाइन। देखिए क्लोजापाइन जो होता है यह जो है आप 25 से लेकर 150 mg प्रतिदिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, कोई पेशेंट है अगर उसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो आप उसे क्लोजापाइन जो है 25 से 150 mg प्रतिदिन में दे सकते हैं। ओके, समझ गए। चलिए ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये सब एंटीसाइकोटिक ड्रग का उदाहरण है। हेलोपेरिडोल, आप लोग नाम सुने होइएगा बहुत बार। हेलोपेरिडोल जो होता है यह 500 से लेकर 100 mg प्रति डे में दे सकते हैं। तो ये नॉर्मली आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हेलोपेरिडोल, उसके बाद क्लोरोप्रोमाजाइन, ये सब जो है मिल जाता है। तो ये सब एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आता है, जो कि आपको विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से कहीं भी आपको यह दवाइयाँ नहीं देगा। एक नॉर्मल नींद के दवाई तो आपको देवे नहीं करेगा। आप जाइएगा किसी मेडिकल में, कहिएगा कि हमें एक नींद का दवाई दीजिए, नहीं देगा, बहुत दुकानदार नहीं देता है, रिस्क होता है इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन से वो कहता है कि आप जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए तब देंगे, ऐसे बोलता है। या आपको लगेगा कि यह छोटा अभी एज में कम है तो आपको मना ही कर देगा, कहेगा नहीं है। तो इस प्रकार वह रिस्क कवर वाला होता है। और ऐसे खाना भी नहीं चाहिए बिना सजेशन डॉक्टर के, क्योंकि इसका जो है आपको क्या पता, खाएंगे और ओवरडोज हो जाएगा तो सोएंगे तो सोएल ही रह जाएंगे, ये संभव है। तो इसलिए नींद वाला दवाई, अगर आपको नींद में कमी है, कुछ भी है, तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेना चाहिए। ठीक है, तब जाके दवाइयाँ का सेवन करें। बाकी नॉलेज के लिए आप पढ़ते हैं तो पढ़िए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है क्लोजापाइन, ठीक है, क्लोजापाइन ऊपर देखे हैं। उसके बाद हेलोपेरिडोल होता है 5 से 10 mg प्रतिदिन में दे सकते हैं। उसके बाद है क्लोप्रोमाजाइन जो होता है यह जो है 150 से लेकर 300 mg प्रतिदिन में दे सकते हैं। तो यह एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो पेशेंट को आप दे सकते हैं, और ये दवाई के द्वारा ठीक करेंगे तो इससे जो है ठीक, क्या मतलब दवाई के द्वारा कंट्रोल करेंगे वैसे पेशेंट को, तो वह जो है हो जाएगा फार्माकोथेरेपी। ठीक है, जो दवाई के द्वारा पेशेंट को कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर रोगी को नींद नहीं आ रही है तो उसे हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है ना, अगर रोगी को नींद नहीं आता है तो उसे हिप्नोटिक्स ड्रग दी जा सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्माकोथेरेपी यानी औषधीय उपचार। जो भी औषधि वगैरह है वह देंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक थेरेपी होता है, और उस थेरेपी को जो है हम लोग ECT, इसका प्रयोग विशेष रूप से निम्न अवस्था में किया जाता है। माय डियर, आप लोग को एक समझना पड़ेगा कि ECT एक थेरेपी है, जो थेरेपी जो है आपको कुछ अवस्था में ही किया जाना चाहिए। ECT नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति में नहीं किया जाता है। ECT का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मानसिक रोग पर दवाई का कोई प्रभाव नहीं हो, साइकोथेरेपी का कोई प्रभाव नहीं हो, तब जाके यह लास्ट ऑप्शन होता है ECT देना। ठीक है, चूँकि ECT में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका बुरा असर भी पड़ता है, चूँकि डायरेक्ट करेंट जो है ब्रेन में रिलीज किया जाता है, झटका उत्पन्न करवाया जाता है, दौरा उत्पन्न करवाया जाता है। जो ECT जो है क्या करता है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी अवस्था में हम देंगे। बाकी अगर नॉर्मल कोई मानसिक रूप से जूझ रहा है तो नॉर्मल मानसिक बीमारी में यह नहीं दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह तीसरा पॉइंट जो है आपको यहीं पे दिया गया है, नीचे इसको देना चाहिए, टाइपिंग गड़बड़ कर दिया है। ठीक है ना, यह जो है आपको नीचे का है फिजिकल थेरेपी, इसी को साइकोथेरेपी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हम ये लोग देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो तीसरा नंबर का है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो ECT जो दिया जाता है यह आपको इन सब मामलों में दिया जाता है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे बीच में ये आ गया है, इसको आप लोग इग्नोर करिए यहाँ पे। ठीक है ना, टाइपिंग गलत हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ECT किन किन मामलों में दिया जाएगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, उसका मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, तब जाके यह दिया जाएगा। उस व्यक्ति में, उस रोगी में आत्महत्या या किसी दूसरे व्यक्ति के हत्या करने का मन आ रहा है, प्रवृत्ति आ रहा है, उसका माइंड ऐसा हो गया कि या वो खुद को ख़त्म कर लेगा या किसी दूसरे को ख़त्म कर सकता है, ऐसा अगर सिचुएशन आ रहा है तब जाके उसे ECT दिया जाता
जाता है, ठीक है। दवाई के प्रति प्रतिक्रिया न देखना, मतलब दवाई काम नहीं कर रहा हो तो उस अवस्था में दिया जाता है। उत्तेजना व हिंसक व्यवहार, वही चीज़ें हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया हो, बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया हो, तोड़ फोड़ मचाने लग गया हो तो उसको ईसीटी दिया जा सकता है उस समय, ठीक है। कैटाटोनिक व पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में भी आप लोग को पता होना चाहिए। कैटाटोनिक और पैरानोइड में पढ़ा चुका हूँ। कैटाटोनिक में क्या होता है कि जैसे वह हिंसक हुआ और वह लंबे समय तक हिंसक रूप में बना रहा है तो उसे जो है हम ये देंगे। तो यह स्किज़ोफ्रेनिया में ये सब मामले में हम पेशेंट को ईसीटी देंगे। नॉर्मल ईसीटी जो है नॉर्मल साइकेट्रिक पेशेंट को जो है ईसीटी नहीं दिया जाता है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट मानसिक रूप से ग्रसित नॉर्मल भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, खतरनाक भी, गंभीर भी हो सकता है। तो जो गंभीर होगा उसी में जो है ईसीटी दिया जाएगा, बाकी नॉर्मल में नहीं दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल में दवाई वगैरह, थेरेपी वगैरह से ही ठीक किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे आ गया साइकोथेरेपी। माय डियर, ये जो है ये हम तीसरा जो देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये जो फिजिकल थेरेपी है ना, ये जो फिजिकल थेरेपी है, शारीरिक थेरेपी जो है, यह तीसरा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके अंदर में ईसीटी है, फिजिकल थेरेपी के अंदर में ईसीटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ईसीटी से ऊपर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नोट्स में, ठीक है। फिजिकल थेरेपी के अंदर ईसीटी है, ध्यान दीजिएगा, ओके ना। चलिए अब हम यहाँ पे चौथा देख रहे हैं माय डियर, साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी का मतलब होता है साइको मतलब होता है मनो, और थेरेपी मतलब चिकित्सक, मनोचिकित्सक, ठीक है। तो मनोचिकित्सक द्वारा जो थेरेपी दिया जाता है वही साइकोथेरेपी होता है, ठीक है। अब यह देखिए, ये ना कोई मशीन होता है ना कोई दवाई होता है, इसमें जो है किसी साइकेट्रिस्ट के द्वारा पेशेंट को जो है थेरेपी प्रदान किया जाता है, उसके व्यवहार को परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बिहेवियर थेरेपी होता है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जो है उससे बदला जाता है। परिवार चिकित्सक होता है जिसमें व्यक्ति को उसके ही फैमिली के तौर पर फैमिली में ही रहकर उससे जो है व्यवहार को सही किया जाता है। मेलू थेरेपी है वातावरण चिकित्सा, जहाँ पे पेशेंट को ऐसा वातावरण दिया जाता है जो उसे पसंद हो और उसी वातावरण में उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ग्रुप चिकित्सक है, ग्रुप चिकित्सा है मतलब समूह में रहकर व्यक्ति को जो है काम काज करवाया जाता है, उसके विचारों को, व्यवहारों को बदला जाता है, तो वह ग्रुप चिकित्सक होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे साइकोथेरेपी में तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को ग्रुप थेरेपी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप थेरेपी के साथ बिहेवियर और फैमिली, ये 3 थेरेपी ऐसा है जो आपको सिंगल 5 नंबर में पूछता भी है कि बिहेवियर थेरेपी क्या होते हैं, फैमिली थेरेपी क्या होते हैं, ठीक है, बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा, आगे हम पढ़ाएंगे। यह साइकोथेरेपी का प्रकार है, ठीक है। एंड लास्ट वाला है, 5वां है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन एक तरीका है जिससे पेशेंट को हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जो पहले बीमार है उसको पुनः जो है सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल बैठवाना, उसके जीवन को जो है उसके जीवन में एक क्षमताओं को बोध कराना, ताकि वह जो है अपना फिर से सामाजिक जो है चीज़ें शुरू कर सके, सामाजिक कामकाज शुरू कर सके। यही पुनर्वास का मतलब होता है फिर से अपने पहले के अवस्था में पेशेंट को वास कराना, मतलब उसे उसके समाज में रहते हुए उससे सभी व्यवहार वगैरह जो है उसे क्षमताओं को प्राप्त कराना ताकि वह अपने काम काज को खुद से कर सके। तो पुनर्वास होता है। पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य रोगी के पूर्ण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक उपयोगिताओं की क्षमता को प्राप्त कराना, ठीक है। पुनर्वास का उद्देश्य यही होता है कि कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग से पीड़ित है उसको पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से वह अपने क्षमताओं को जो है परख सके, उसका उपयोग कर सके, इसलिए उसे जो है रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है, ठीक है। पुनर्वास में सामाजिक गुणवत्ता, समाज के गुणों को प्रशिक्षण, बोध उपचार व कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है जो पेशेंट को पुनर्वास में, तो उससे जो है उससे सामाजिक गुणवत्ता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, बोध उसको और उपचार का कार्य किया जाता है, और ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके ज़रिए जो है हम देखते होइएगा आप लोग कि बहुत सारे समाज के द्वारा ऐसे
ट्रस्ट चल रहा है, जहाँ पे रोड पर घूम रहे पागल व्यक्तियों सबके उठा के वह अपने जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर पर ले आके रखता है, जहाँ पे वैसे ही व्यक्ति रखते हैं जो घर से भाग गए हैं, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, जो रोड पर घूम रहा है पागल व्यक्ति। तो देखते होइएगा मोबाइल में आप लोग कि वैसे वैसे ट्रस्ट जो है अपना पूरा व्यवस्था बनाया हुआ है, और वहाँ पे खाना भोजन सब चीज़ जो है वैसे व्यक्ति को ले जाकर कपड़ा लता सब देता है, और उसका जो सामाजिक अलगाव हो चुका है तो उसे समाज से जोड़ता है, उसके क्षमताओं को विकसित करता है ताकि वह फिर से अपने जीवन में वापस आ सके। ठीक है ना। तो यह रिहैबिलिटेशन भी व्यक्ति को उपचार करने में मदद करता है, तो यह भी एक उपचार का विधि है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करके उपचार कर सकते हैं, हम चाहें तो पेशेंट को साइकोथेरेपी यानी दवाई दे सकते हैं, हम चाहें तो पेशेंट को फिजिकल थेरेपी यानी ईसीटी दे सकते हैं। ईसीटी कब देंगे पता है, मैं बताया। और हम चाहें तो पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी और फार्मेकोथेरेपी दोनों याद रखिएगा। फार्मेको मतलब दवाई औषधीय उपचार, और साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सक। ठीक है। और पांचवा है पुनर्वास रिहैबिलिटेशन। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। ये 5 तरीके से आप मानसिक रोगियों का उपचार यानी सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट का उपचार कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश में आप लोग तैयारी कीजिए। ओके, मैं इंग्लिश नहीं बोलने का कारण है कि अभी अगर 17 मिनट ये टोटल वीडियो अगर मान गए 30 मिनट का होता है, तो जब आप इंग्लिश में भी बोलते हैं तो दोगुना समय ले लेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। इंग्लिश आप खुद से पढ़िए, समझिए हिंदी में, और याद कीजिए इंग्लिश में। जब समझ लेंगे चीज़ों को तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वर्ड मीनिंग ही देखना रहेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, CHN में, जो कि यूनिट नंबर आपका किससे है, 4 से है। ठीक है। और यह 4 का जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है। माय डियर, कंगारू मातृ रक्षा को परिभाषित कीजिए। या एग्जाम में पूछता है कि कंगारू मातृ रक्षा के बारे में बताइए। कंगारू मातृ रक्षा KMC के बारे में बताइए, कंगारू मदर केयर के बारे में बताइए। तो आप सभी से KMC का मतलब होता है कंगारू मदर केयर। ठीक है। अब कंगारू जी देखते होइएगा कि जिस प्रकार से कंगारू अपने बच्चे को अपने नीचे जो है लेकर हमेशा रखता है, उसी प्रकार से माँ भी यहाँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है। इसे स्किन टू स्किन टच भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में। 5 नंबर में आपसे पूछता है एग्जाम में, बहुत शानदार प्रश्न है। कंगारू मातृ रक्षा, कंगारू मदर केयर, ये होते क्या हैं माय डियर। कंगारू मातृ रक्षा को त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि KMC को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि KMC को दूसरा नाम क्या है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट मतलब त्वचा से त्वचा का संपर्क। ओके। इस तकनीक का उपयोग अधिकांशतः प्री टर्म व कम वजन वाले शिशु के लिए किया जाता है। मान गए कोई बच्चा प्री टर्म है, मतलब समय से पहले जन्म ले लिया है, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, या लो बर्थ का है, मतलब लो बर्थ वेट बेबी है, मतलब कम वजन का बच्चा है जन्म के समय, तो उसको जो है इस दोनों के लिए ज़्यादातर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। KMC का क्या है, एक टेक्निक है जो प्री टर्म और कम वजन वाले शिशु के लिए उपयोग अधिकांश रूप से किया जाता है। कंगारू मातृ रक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना, माँ व बच्चे के बीच भावनात्मक समूह मजबूत करना व अस्पतालों से जल्दी छुट्टी प्राप्त करना। KMC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो KMC का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान उपलब्ध कराना, ठीक है, माँ व बच्चे के बीच भावनात्मक इमोशनली अटैचमेंट मतलब संबंध को मजबूत करना और अस्पताल से जल्दी छुट्टी प्राप्त करना। यह जो है मुख्य उद्देश्य होता है KMC का। तो दिमाग में बैठा लीजिए, KMC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को एकनिष्ठ स्तनपान कराना, उसके बाद माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत बनाना, एंड नेक्स्ट है कि अस्पताल से जल्दी छुट्टी कराना। यह KMC का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। चलिए, इसमें शिशु को माता जो है त्वचा के संपर्क द्वारा अपने वक्ष यानी छाती से लगाकर रखती है।
अब इसमें जो बच्चा कम वजन का है, जो प्री टर्म का है, तो उसका विकास कम हुआ रहता है। तो ऐसे में उस बच्चे को जो है माँ क्या करती है कि उस बच्चे के जो है स्किन को अपने वक्ष, अपने स्किन से, अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे को साट कर अपने स्किन से रखती है, जिसमें बच्चा का शरीर सीधा माँ के शरीर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसीलिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहा गया है। ठीक है ना, ये हो गया। इसमें शिशु का संक्रमण से बचाव होता है व शिशु के तापमान, श्वसन दर, मस्तिष्कीय हलचल का अवलोकन भी होता है। अब मान गए आप किसी को आप किसी के अगर मान गए किसी के डायरेक्ट अगर शरीर को आप अपने सीना पर रखते हैं तो जो है आप क्या होता है, आपका हार्ट बीट सुनाई देता है। ठीक है ना, तो इसी ऐसे ही अगर कोई शिशु है, अगर शिशु को कोई माँ अपने सीने से सटा कर लगा कर रख रही है तो संक्रमण से तो बचाव होगा ही होगा, क्योंकि वह दूसरे जगह रहेगा नहीं, माँ के पास ही सिर्फ रहेगा, तो संक्रमण से बचाव होगा। दूसरा है कि माँ का जो टेम्परेचर है वो बच्चे में जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो शिशु का तापमान बना रहेगा। दूसरा है श्वसन दर और साथ में मस्तिष्कीय हलचल का भी अवलोकन का पता चलता रहता है कि बच्चा का जो श्वसन दर है, जो मस्तिष्कीय हलचल है, सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विशेष परिस्थितियों में पिता द्वारा भी इससे देखभाल अपनाया जाता है। अब मान गए कि कोई फीमेल स्त्री जो है वह होश में नहीं है बच्चा देते समय, और बच्चा उसका लो बर्थ का है या प्री टर्म का है, तो यह जो प्रोसेस है वह एक पिता के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी एक पिता भी अपने सीने से अपने बच्चे को लगाकर रख सकता है KMC की तरह। ठीक है ना, यही आपका देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिए यहाँ पे अब आपके सामने में है, देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कंगारू मातृ रक्षा को लागू किया गया व इसके उपयोग द्वारा शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, अस्पताल जनित संक्रमण जोखिम में कमी आई है व स्तनपान एवं शिशु के वजन बढ़ने में KMC की उपयोगिता सिद्ध हुई है। सबसे पहले अब आपको लिखना है, जब KMC के बारे में टोटल लिख दीजिएगा तो लास्ट में लिखिएगा कि यह तकनीक एक पिता के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अब लिखिएगा कि यह जो KMC है यह किसके द्वारा लागू किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पूरे विश्व में लागू करना हो, पूरे देश पर, पूरे विश्व के पूरे देश पर लागू करना हो तो पूरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वह लागू करता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO है, इंटरनेशनल संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके द्वारा KMC को लागू किया गया। और इसका उपयोग ये हुआ कि जब लागू हुआ तो देखा गया कि इससे जो है शिशु का जो मृत्यु दर है, मतलब बच्चा का जो मृत्यु हो जाता था जन्म के बाद इन सब कारणों से, तो इसके मृत्यु दर में कमी आई है। अस्पताल में जो बच्चे को संक्रमण हो जाता था, इस अस्पताल जनित संक्रमण के जोखिम में कमी आई, और साथ में स्तनपान एवं शिशु के वजन बढ़ने में भी KMC का उपयोगिता सिद्ध हुई। तो ये जो है हमारा इसका उपयोगिता है। क्या क्या, शिशु मृत्यु दर में कमी आया, अस्पताल जनित संक्रमण के जोखिम में जो है कमी आई, स्तनपान और शिशु के वजन बढ़ने में यह जो है उपयोगिता साबित हुई इसका। तो ये जो है KMC का कुछ उपयोगिता है, और किसने लागू किया पता हो गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए यही हमारा KMC है। ठीक है, जैसे देखिए एक माँ का सीना है, यहाँ पे वक्ष है, और इस सीना से बच्चा का डायरेक्ट देख सकते हैं ना, डायरेक्ट बच्चा का स्किन जो है कांटेक्ट है, और जो है माँ अपने बच्चे को अपने सीने से साट के रखी है, तो यही KMC होता है। और कुछ इसी प्रकार से कंगारू भी जो है अपने बच्चे को जो है अपने गोद में रखकर कहीं भी चली जाती है, तो यही जो है KMC कंगारू के नाम पर पड़ा गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है। उम्मीद है आप KMC के बारे में समझ गए होंगे। 5 नंबर में यह प्रश्न पूछता है, KMC के बारे में समझाए 5 नंबर में, तो टोटल लिख दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा डियर। तब तक आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ओके, धन्यवाद।